हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग आर्गाइल। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम ग्रीस में आर्गाइल नाम के एक खतरनाक स्पाई को देखते हैं जो एक क्लब में ग्रेस नाम की एक लड़की को पकड़ने के लिए आया होता है। थोड़ी देर में वहां पर ग्रेस आ जाती है जिसे खुद भी पता होता है कि आर्गाइल उसको ही पकड़ने आया है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हुए फ्लर्ट करने लगते हैं। जिसके बाद ग्रेस एक चुटकी बजाती है जिससे पूरा क्लब आर्गाइल को सीधा गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन आर्गाइल की टीम भी बाहर स्टैंड बाय पर होती है जिसके एक इशारे पर कियारा नाम की एक एजेंट पूरे क्लब में स्मोक छोड़ देती है जिससे आर्गाइल क्लब से बाहर निकल आता है। लेकिन तभी वहां पर ग्रेस अपनी बाइक से आ जाती है और उनके ऊपर फायरिंग करने लगती है। फायरिंग के दौरान कियारा को भी गोली लग जाती है। अब क्योंकि कियारा जख्मी थी इसीलिए आर्गाइल को कियारा को बचाना था। लेकिन तभी उसके बॉस डॉक्टर फाउलर उसको कॉल करके कहते हैं कि तुम्हें किसी भी हाल में ग्रेस को पकड़ना होगा, कियारा को हम लोग देख लेंगे। जिसके बाद ग्रेस बाइक पर निकल जाती है और उसके पीछे आर्गाइल भी अपनी कार लेकर ग्रेस को पकड़ने के लिए उसके पीछे होता है। काफी सारे स्टंट्स और एक लंबे चेस के बाद भी आर्गाइल उसको पकड़ नहीं पाता है। अब हालात को देखते हुए वो अपने दूसरे एजेंट यानी कि एजेंट वॉट को कॉल करके कहता है कि ग्रेस नीचे आ रही है, तुम तैयार रहना। और तभी ग्रेस बाइक से वॉट के सामने से गुजरती है, लेकिन एजेंट वॉट एक हाथ से ग्रेस को सीधा बाइक से उतार लेता है। जिसके थोड़ी देर बाद आर्गाइल भी वहां पर पहुंच जाता है और तीनों कैफे में होते हैं जहां आर्गाइल और वॉट उससे पूछताछ कर रहे होते हैं। वॉट ग्रेस से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर आने वाले हैं, इसकी खबर तुमको किसने दी? जिस पर ग्रेस वॉट को अपना फोन अनलॉक करके देती है और वॉट देखता है कि उसमें उन्हीं के बॉस यानी कि डॉक्टर फाउलर का ही मैसेज होता है जिसने ग्रेस को आर्गाइल को मारने के लिए कहा होता है। ये सब जानने के बाद आर्गाइल और वॉट दोनों हैरान रह जाते हैं। लेकिन इसी बीच ग्रेस अपने लॉकेट से कुछ खाकर अपनी जान ले लेती है और यहीं पे इस नॉवेल की कहानी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एली कोनावे को देखते हैं जो एक स्पाई नॉवल राइटर है। और अब तक की आर्गाइल, ग्रेस, वॉट की जो कहानी हमने देखी है वो सब आर्गाइल नाम के आने वाले नॉवल की कहानी थी जो एली लिख रही होती है। एली ने आर्गाइल के ऊपर 4 नॉवल पब्लिश किए होते हैं जो दुनिया भर में काफी फेमस भी थे और अब एली 5th नॉवल लिख रही होती है। यहाँ मीटअप में उसके फैंस भी होते हैं जहाँ कार्लोस नाम का उसका एक फैन पूछता है कि आप इतनी बारीकी से स्पाई नॉवल लिखते हो, कहीं आप भी एक स्पाई तो नहीं हो? लेकिन एली हंसते हुए मना कर देती है। अब रात को वो अपने घर पर आती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी कैट एल्फी के साथ रहती है। जिसके बाद वो नॉवल का अगला चैप्टर लिखने लगती है जहां लास्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि एजेंट आर्गाइल और एजेंट वॉट को पता चल गया था कि उनका बॉस भी दुश्मनों के साथ मिला हुआ है और अब उसके अगेंस्ट सबूत लेने के लिए एजेंट आर्गाइल हांगकांग में आता है जहां पर एक लड़की उससे फोन देकर कहती है कि तुम्हें इसी फोन पर हैकर का कॉल आएगा और तुम्हें उससे मिलने के लिए लंदन जाना होगा जो तुम्हें मास्टर फाइल देगा जिसमें तुम्हारे बॉस के अगेंस्ट प्रूफ है। अगले सीन में आर्गाइल लंदन जाने के लिए निकलता है और इसी क्लिफ हैंगर के साथ नॉवल खत्म हो जाती है। अब एली ये कहानी लिखने के बाद फर्स्ट ड्राफ्ट अपनी माँ को पकड़ने के लिए भेजती है। अगले दिन उसकी माँ पूरी स्टोरी पढ़ती है लेकिन वो एली से कहती है कि तुम्हें कहानी को क्लिफ हैंगर के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आर्गाइल को वो फाइल मिलती है या फिर नहीं ये सब तुमको लिखना जरूरी है, तभी कहानी कंप्लीट होगी। लेकिन एली को आगे क्या लिखना है उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए माइंड चेंज करने के लिए वो सोचती है कि वो अपने पेरेंट्स के घर जाएगी और होता भी ऐसा ही है। वो अगले दिन अपने पेरेंट्स के घर के लिए अपने कैट के साथ निकल जाती है। अब ट्रेन में सफर करने के दौरान एडन नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है जो खुद भी आर्गाइल की नॉवल ही पढ़ रहा होता है और तभी वो एली की तस्वीर बुक में देखकर उसको पहचान लेता है। लेकिन एली किसी तरह से उसको अवॉइड करती है। थोड़ी देर के बाद एक आदमी एली का ऑटोग्राफ लेने के लिए आता है लेकिन तभी वो एली के ऊपर हमला कर देता है, पर उसी वक्त एडन आकर एली को बचा लेता है। देखते ही देखते एक एक करके कोच में मौजूद सभी लोग एली को मारने की कोशिश करने लगते हैं, पर एडन अपनी फाइटिंग स्किल से सबको मारने लगता है। वहीं एली छुपकर ये सब कुछ देख रही होती है और बीच बीच में उसको एडन की जगह आर्गाइल दिखाई दे रहा होता है। लेकिन वहां पर और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और एडन से फाइट करने लगते हैं। अब इन्हीं लोगों में वो कार्लोस को भी देखती है जो उसका वही फैन होता है जिसने कॉन्फ्रेंस में स्पाई की बात की थी। एली उससे खुद को बचाने के लिए कहती है लेकिन वो भी उसको मारने के लिए आता है, पर एडन सही समय पर उसको बचा लेता है। जैसे तैसे ये लोग भागते हुए ट्रेन के आखिरी डब्बे तक पहुंच जाते हैं और जब ट्रेन ब्रिज पर होती है तब एडन एली और एल्फी को लेकर सीधा जंप मारता है और पैराशूट की मदद से ये लोग वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन एली इन सब में बेहोश हो जाती है जिसके बाद रात में एली को होश आता है। वो एक रूम में होती है
तभी वहां पर एडन अपने असली रूप में आता है। कंफ्यूज्ड एली काफी डर जाती है, लेकिन एडन उसको समझाता है कि वो अब सेफ है। एडन आगे बताता है कि वो खुद एक स्पाई है और उसको कैसे भी करके एली को बचाना है। जिसके बाद वो एली को उसके ही घर के रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग एली के घर में घुसकर आर्गाइल की नॉवल को, जिसकी अभी वो कहानी लिख रही है, उसका ड्राफ्ट ढूंढ रहे होते हैं। एडन बताता है कि ये सभी लोग कार्लोस के साथ ही आए हुए हैं, जो कि डिवीजन नाम के स्पाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है रिटर, और ये लोग तुम्हें इसलिए पकड़ना चाहते हैं क्योंकि तुम जो भी चीजें अपनी नॉवल में लिख रही हो वो रियल लाइफ में इस ग्रुप के साथ हो रहा है। तुम एक फॉर्च्यून टेलर हो। ये सब जानने के बाद एली को जरा भी विश्वास नहीं होता है। वो पूछती है कि अगर मेरी कहानी सच में रियल हो रही है तो रियल लाइफ में आर्गाइल कौन है? जिस पर एडन कहता है कि आर्गाइल मैं हूँ। जैसे तुमने कल ही अपने नॉवल में लिखा था कि आर्गाइल लंदन जाकर हैकर से मास्टर फाइल लेता है, ठीक वैसे ही कुछ दिन पहले मैं हैकर से मिलने के लिए लंदन गया था। वो डिवीजन के खिलाफ एक मास्टर फाइल मुझको देने वाला था और मुझे एक वैसे ही फोन पे कॉल करने वाला था, जैसे तुम्हारी कहानी में आर्गाइल को एक फोन मिला था। लेकिन वो हैकर मुझसे मिला ही नहीं। उसके बाद से ही डिवीजन और मैं खुद भी उस हैकर को ढूंढ रहे हैं। डिवीजन भी तुमको इसीलिए पकड़ना चाहते हैं ताकि तुम्हारे नॉवल के थ्रू वो हैकर तक पहुंच सके। एली को अब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी जस्ट कल की लिखी हुई कहानी रियल लाइफ में सच कैसे हो सकती है। खैर, ये लोग कार से प्राइवेट एयरपोर्ट पर जाते हैं और वहां से जेट से एडन एली को लेकर लंदन के लिए निकल जाता है। अब क्योंकि एली को फ्लाई करने से डर लगता था, इसीलिए वो उसको नींद की गोली दे देता है। लंदन पहुंचने के बाद ये लोग उसी जगह जाते हैं जहां पर हैकर ने एडन को मिलने के लिए बुलाया था। यहाँ आने के बाद एडन एली को नॉवल का अगला चैप्टर लिखने के लिए कहता है ताकि उससे हैकर के बारे में पता चले कि उससे कैसे मिल सकते हैं। एली काफी सोचने के बाद अपना नेक्स्ट चैप्टर लिखने लगती है और वो इमेजिन करती है कि कैसे आर्गाइल इसी जगह पर हैकर से मिलने आता है, पर वहां पर उसको हैकर नहीं मिलता। जिसके बाद आर्गाइल कार में आकर बैठता है जहां उसे फोन के पीछे एक एन्क्रिप्टेड चिप मिलती है। एजेंट वॉर्ड उसको बताता है कि इस चिप की मदद से हम उस हैकर की पर्सनल सैटेलाइट को ढूंढ सकते हैं और उसी से हमें हैकर को सैटेलाइट फोन करना है। एली ये सब कुछ कर ही रही होती है कि तभी हम दूसरी जगह देखते हैं कि कुछ लोग एली को पहचान लेते हैं और वो लोग उसकी इंस्टाग्राम पर लाइव रिकॉर्डिंग करने लगते हैं, जिस कारण डिवीजन के लोगों को पता चल जाता है कि एली कहां पर है। इसलिए ये लोग आसपास के सीसीटीवी कैमरा को हैक करके ये देखने लगते हैं कि वो कहानी में आगे क्या लिख रहे हैं। दूसरी ओर एली लिखने के बाद एडन को कहती है कि अगर तुम्हें हैकर तक पहुंचना है तो तुम्हारे पास भी जो फोन है उसके अंदर एक चिप होगी जिससे हम हैकर तक पहुंच सकते हैं। पर एडन बताता है कि मैंने तो वो फोन पहले ही फेंक दिया था, लेकिन अब इस कहानी के अनुसार इन्हें हैकर का वो प्राइवेट सैटेलाइट ढूंढना होगा जिसके थ्रू ये लोग हैकर से बात कर सकते हैं। जिसके बाद एडन यूके की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी के डेटाबेस को हैक करके वैसे ही चिप से कनेक्टेड सैटेलाइट की लोकेशन ढूंढ निकालता है और उन्हें आसपास के एरिया के कुछ लोकेशंस मिलते हैं जहां से वो सैटेलाइट एक्सेस किया होता है और ये दोनों उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं डिवीजन में रिटर और उसके लोग भी पूरी फोर्स के साथ उसी लोकेशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। एली और एडन उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जो कि बहुत बड़ा रूम होता है और उन्हें नीचे फ्लोर में ढूंढने पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक लॉग बुक होती है जिसमें एन्क्रिप्टेड लैंग्वेज में काफी सारे लॉग्स लिखे होते हैं। एली काफी खुश होती है और कहती है कि हमें इन मैसेजेस को कैसे भी करके डिक्रिप्ट करना है जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि मास्टर फाइल कहाँ मिलेगी। यहाँ पर एली ने पहली बार एक रियल लाइफ स्पाई मिशन को क्रैक किया था, लेकिन तभी वहां पर डिवीजन के सारे लोग पहुंच जाते हैं। अब ये दोनों भी नीचे फ्लोर में छुप जाते हैं, पर बिल्ली की आवाज के कारण डिवीजन के लोगों को पता चल जाता है कि दोनों नीचे छुपे हुए हैं। पर तभी अचानक एडन एक जंप मार के ऊपर आता है और इन सारे लोगों से फाइट करने लगता है। वहीं एली को दिखाया जाता है जिसे एडन में बार बार आर्गाइल नजर आ रहा होता है। जिसके बाद ये दोनों बाकी लोगों से बचकर छत पर जाते हैं। इन्हें उस बॉक्स में एक बोट की चाबी भी मिलती है और वहीं नीचे वो बोट भी होती है, इसीलिए ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए उस बोट पर जंप करते हैं और बोट लेकर वहां से भाग जाते हैं। अब रात में ये लोग एक मोटेल में रुकते हैं, जिसके बाद एडन वॉशरूम में जाकर किसी आदमी से फोन पर बात करने लगता है और कहता है कि एली को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है कि हम कौन हैं और मैं जल्द से जल्द उसको तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। और यहाँ पर एडन की बातें एली सुन लेती है, जिससे वो समझ जाती है कि एडन भी दुश्मनों से मिला हुआ है, इसलिए वो उस बुक को और एल्फी को लेकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो रोते हुए एक टेलीफोन बूथ के पास आती है और अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, जिन्हें वो सारी चीजें बताती है। वो कहती है कि ये कॉल भी ट्रैप हो रहा होगा, इसलिए आपको तुरंत लंदन आना है।
साथ ही में वो अपने पेरेंट्स को कोडवर्ड में एक होटल का नाम और होटल के रूम का नंबर बताती है। उसके पेरेंट्स भी तुरंत लंदन आने के लिए निकल जाते हैं। एली जैसे तैसे रात बिताने के बाद अगले दिन उसी होटल में उसी रूम में चली जाती है, जहां पर फाइनली उसे उसकी माँ मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद वो अपने पिता को ढूंढने लगती है और जैसे उसके पिता आते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि खुद रिटर है। लेकिन एली को ये बात पता नहीं होती कि उसके पिता ही उसको मारना चाहते हैं। खैर अब यहाँ पर एली अपने पेरेंट्स को अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ बता देती है। साथ ही में एली उनको हैकर से मिली हुई वो बुक भी दिखाती है, जिसको देखकर रिटर बहुत ही खुश होता है क्योंकि इस बुक की मदद से वो अब मास्टर फाइल की लोकेशन ढूंढ सकता है। रिटर चालाकी से अपने चश्मे से इस बुक की फोटोज निकालकर उसको डिवीजन के यहाँ पर भेज रहा होता है, पर तभी वहां पर एडन आ जाता है और वो रिटर को गन पॉइंट पर लेकर एली से कहता है कि ये तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं, तुम मेरे साथ यहाँ से चलो। अब एली काफी डरी हुई होती है कि तभी रुथ यानी कि उसकी माँ एली को ही गन पॉइंट पर ले लेती है। ये देखकर एडन रुथ को सीधा गोली मार देता है और एली को समझाता है कि जल्द ही यहाँ पर डिवीजन के और लोग आने वाले हैं, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। एली अभी भी शॉक में होती है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब एडन उससे कहता है कि ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं थे, ये सब कुछ एक नाटक है। वो उसको शांत करने लगता है, लेकिन तभी एली को रियलाइज होता है कि एल्फी उसकी कैट अभी भी होटल में है, इसीलिए वो वापस जाने लगती है। पर तब तक डिवीजन के लोग बिल्डिंग में पहुंच चुके थे, इसीलिए एडन उसको लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन ये दोनों फ्रांस आ जाते हैं, जहां इनकी मुलाकात सीआईए के डिप्टी डायरेक्टर एल्फ्रेड सोलोमन से होती है। एल्फ्रेड एली को लेकर अपने हाईटेक रूम में आता है और यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। दरअसल एल्फ्रेड बताता है कि अब तुम मिलोगी असली आर्गाइल से, जो कि कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। और हम देखते हैं कि एली असल में एक स्पाई ही होती है, जिसका नाम होता है रेशल काइल, यानी कि एजेंट आर काइल। वो बताते हैं कि जो नॉवेल्स तुमने लिखी है वो कोई प्रेडिक्शन या फ्यूचर नहीं बताती, बल्कि ये सारी कहानी तुम्हारी रियल मेमोरीज हैं। अब इससे पहले वो लोग उसको आगे कुछ बताते, एली गुस्से में वहां से जाने लगती है और एडन से गाड़ी की चाबी मांगती है, लेकिन एडन चाबी देने की बजाय उसको पंच मारने आता है, जिससे एली डिफ्लेक्ट करती है, जो देखकर एडन सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ हम देखते हैं कि एली भी किसी एजेंट की तरह उसको मारने लगती है। अब खुद को ये सब कुछ करता हुआ देख वो खुद भी सोच में पड़ जाती है कि क्या मैं सच में स्पाई हूँ। जिसके बाद वो एडन से सारा सच पूछती है और यहाँ पर एडन बताता है कि तुम और मैं दोनों ही स्पाई हैं और हमें कैसे भी करके डिवीजन का पर्दाफाश करना था। डिवीजन सीआईए का ही एक दूसरा डिपार्टमेंट है, लेकिन रिटर और उसके सारे लोग टेरेस से मिले हुए हैं, इसलिए डिवीजन का पर्दाफाश करने के लिए तुम हैकर से मिलने लंदन गई थी। लेकिन उस दिन एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या हुआ ये हमको नहीं पता है, लेकिन किसी हादसे के कारण तुम कोमा में चली गई। मैं वहां पर तुमको बचाने पहुंचा था, लेकिन इससे पहले ही वहां पर रिटर आ गया, जिसके बाद वो तुम्हें यूएस में अपने डिवीजन के अस्पताल में लेकर गया था। तुम पर नजर रखते हुए मुझको पता चला कि तुम्हारी अब याददाश्त चली गई है और रिटर को कैसे भी करके उस हैकर की इंफॉर्मेशन चाहिए थी, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और तभी रिटर ने डॉक्टर मार्गरेट के साथ मिलकर तुम्हारे माँ बाप होने का नाटक किया। डॉक्टर मार्गरेट एक प्रोफेशनल हिप्नोसिस एक्सपर्ट थी। उन्होंने काफी सारी चीजें तुम्हारे सामने रखी और तुमको हिप्नोटाइज करते हुए एली नाम की एक पर्सनालिटी दी। उन्होंने तुमको ये भी कहा कि तुम काफी अच्छा लिखती हो और तुम्हारी पहली वाली मेमोरीज यानी स्पाई की मेमोरीज बाहर लाने के लिए उन्होंने तुम्हें एक नॉवल लिखने के लिए इंस्पायर किया। अब तुम्हारे अंदर स्पाई की जितनी भी मेमोरीज थी वो सप्रेस थी और उन्हीं पिछली जिंदगी की मेमोरीज के ऊपर तुमने एक फिक्शनल कैरेक्टर बनाया जिसका नाम था आर्गाइल और अलग अलग स्पाई नॉवेल्स लिखना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए ये बस एक नॉवल थी, लेकिन इन नॉवेल्स के जरिए रिटर को रियल लाइफ में काफी सारी चीजें पता चली। अब तुम आखिरी हिस्से के काफी करीब थी, यानी कि एक बार वो हैकर मिलता तो रिटर का काम होने ही वाला था, इसलिए वो तुमको मार देता। ये सब जानने के बाद एली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब एडन आगे बताता है कि मैं पिछले 5 सालों से तुम पर नजर रख रहा हूँ। तुम्हारे आसपास इतना ज्यादा पहरा है कि मैं तुमसे मिल भी नहीं सकता था, इसीलिए रिटर को रोकने के लिए मुझे वापस अल्फ्रेड की मदद लेनी पड़ी। अल्फ्रेड ने सीआईए को रिटर के बारे में सारी जानकारी बता दी थी, लेकिन रिटर ने अल्फ्रेड को ही उल्टा उसमें फंसा दिया, जिस कारण अल्फ्रेड यहाँ पर छुपा हुआ है। एडन कहता है कि तुम एक सीआईए एजेंट हो और इसीलिए डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें उनके मिशन के लिए हायर किया था और अब हमको रिटर को पकड़ना है। साथ ही वो सारे कैरेक्टर्स के नाम भी बताता है, यानी कि आर्गाइल दरअसल में तुम हो
और एजेंट वॉट मैं हूँ। डॉक्टर फाउलर जो हमारे बॉस थे वो एक्चुअली में रिटर है और हमारी कियारा नाम की एक एजेंट भी थी जिसकी ग्रीस में गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बारे में तुमने अपने नॉवल में भी लिखा है। पर यह सुनकर रेशल यानी एली कहती है कि मैं अगले चैप्टर में कियारा को जिंदा करने वाली थी और उसको जिंदा करने का तरीका मुझे एक फैन ने मेल करके बताया था। वहीं दूसरी ओर हम रिटर को देखते हैं जहां उसका पूरा डिपार्टमेंट उस बुक को डिकोड करने के लिए लगा था ताकि मास्टर फाइल कहाँ है वो ये ढूंढ सके। दूसरी ओर एली और एडन के पास एल्फ्रेड आता है और इन दोनों को बताता है कि मैंने पूरी बुक को डिकोड कर दिया है और अब मुझको पता है कि मास्टर फाइल किसके पास है। ये सबा अल बदर नाम की एक औरत के पास है जो कि एक सीक्रेट कीपर है। फाइनली ये लोग सबा के पास जाते हैं जहां इन दोनों को वेट करना था, इसीलिए दोनों डांस करने लगते हैं। डांस करते हुए एडन एली को बताता है कि जब वो एजेंट थी तब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। इस बात से वो थोड़ी हैरान होती है, जिसके बाद सबा एली को बुलाती है और उसकी आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद उसको पेन ड्राइव दे देती है जिसको एली चेक करने लगती है, जिसमें उसको डिवीजन के सारे लोगों की डिटेल्स मिल जाती हैं। लेकिन तभी उसको वहां पर खुद का भी फोटो मिलता है, यानी कि एजेंट रेशल वो भी डिवीजन के साथ मिली हुई थी, जिसको देखकर वो काफी हैरान हो जाती है और पैनिक होकर नीचे आने लगती है। लेकिन तब तक वहां पर मार्गरेट आ जाती है जो दरअसल में बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण बच गई थी और इन दोनों को ड्रिंक्स देती है। मार्गरेट रेशल को कहती है कि अब तो तुम्हें सच पता चल ही गया होगा कि तुम भी डिवीजन के साथ मिली हुई हो। और तभी रेशल को सब कुछ याद आता है कि 5 साल पहले जब वो हैकर से मिलने गई थी तब उसी ने बताया था कि फाइल सबा के पास है और ये जानने के बाद रेशल खुद उसी हैकर को मार देती है, जिस कारण सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की वजह से उसके घर में ब्लास्ट हो जाता है और उसी हादसे की वजह से रेशल की याददाश्त चली जाती है। अब ये सब कुछ जानने के बाद एडन भी काफी हैरान होता है कि वो जिससे प्यार करता था वो दुश्मनों के साथ मिली हुई है। लेकिन तभी ये दोनों भी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद रेशल को होश आता है और वो अपने सामने रिटर को देखती है, जहां रिटर अब रेशल से कहता है कि मुझको माफ कर दो, मैंने इतने सालों तक तुमको धोखा दिया। अब फाइनली तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। अब मैंने सारे सबूत तो मिटा दिए हैं, लेकिन तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। मुझे एल्फ्रेड कहाँ छुपा है इसकी लोकेशन बताओ, क्योंकि जब तक वो जिंदा है हमेशा कुछ ना कुछ करता रहेगा। जिस पर एली कहती है कि मुझे उसकी लोकेशन याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढ कर दे सकती हूँ। तब वो उसकी कैट दिखाकर पूछता है और इसका क्या करना है, जिस पर एली कहती है कि मुझे कैट पसंद नहीं है, जो करना है वो करो। और इतना सुनकर रिटर फाइनली रेशल पर भरोसा करने लगता है कि अब वो उनके साथ है। जिसके बाद रेशल जाकर एडन से मिलती है, जिसे ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एल्फ्रेड की फ्रांस की लोकेशन जानने के लिए। लेकिन उसकी बकवास सुन के एली सीधा बंदूक लेती है और उसको शूट कर देती है। ये देख सभी लोग हैरान होते हैं। अब एली जाकर मेन कंप्यूटर को एक्सेस करने लगती है और फ्रांस की वाइनरी की डिस्क्रिप्शन डालकर वो एल्फ्रेड की लोकेशन ढूंढने लगती है। लेकिन ये असल में एक नाटक होता है। वो मेन कंप्यूटर को एक्सेस करके उनके खिलाफ जो फाइल्स होती हैं जो अभी भी सिस्टम में थी वो अपलोड करके एल्फ्रेड को भेज रही होती है, पर किसी कारण से ये फाइल ट्रांसफर नहीं हो पाती है। इसीलिए वो सर्वर रूम में जाने लगती है, लेकिन पीछे से रिटर आकर उसको पकड़ लेता है। एली, रिटर और डॉक्टर मार्गरेट को बेहोश करके उसकी कैट एल्फी को लेकर वहां से भाग जाती है और वेपन रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी ओर हम एडन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है। वो भी वहां से बाहर आ जाता है और वेपन रूम में छुप जाता है, जहां पर एली आती है। उसको देखकर वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन एली उससे कहती है कि उस टाइम मुझको सब कुछ करना पड़ा, लेकिन मैं उनके साथ मिली हुई नहीं हूँ और मैंने जानबूझकर तुम्हारे दिल के पास गोली मारी थी ताकि तुम मरो नहीं, और इसी मेथड से मैं कियारा को वापस जिंदा करने वाली थी। यही आइडिया उस फैन ने मुझको बताया था। एडन को ये सब कुछ अजीब लगता है, पर वो उसकी बात पर भरोसा कर लेता है। इसके बाद ये दोनों हथियार लेकर बाहर आते हैं, लेकिन तब तक पूरी फौज इनके ऊपर हमला करने लगती है। ये देखकर ये लोग काफी स्मार्ट तरीके से अलग अलग कलर्स के स्मोक ग्रेनेड फौज के आसपास मारने लगते हैं ताकि कोई भी इनको देख ना सके, और ये दोनों डांस करते हुए सब लोगों को मारने लगते हैं। अब ऐसा करते हुए ये लोग बेसमेंट में आ जाते हैं, जहां गोले चलने के कारण वहां काफी सारा ऑयल लीक हो चुका था। दोनों पार्टीज को समझ आ जाता है कि अगर यहाँ पर फायरिंग की तो ब्लास्ट हो सकता है, इसलिए कोई भी गोली नहीं चलाता है। लेकिन तभी एली को याद आता है कि उसको हिप्नोटाइज करके डॉक्टर मार्गरेट ने उसको स्केटिंग सिखाई थी, इसलिए वो एक प्लान बनाती है और बंदूक में जो चाकू रहता है वो निकाल कर उससे एक तरह के जूते बनाती है और ऑयल में स्केट करते हुए सारे लोगों को मारने लगती है। जिसके बाद ये लोग सर्वर रूम में जाते हैं, जहां फाइनली वो लोग फाइल एक्सेस करते हैं
लेकिन उसके लिए उन्हें रिटर की आंखों की स्कैन की जरूरत होती है। तभी पीछे से रिटर बंदूक लेकर आता है, पर तभी इनकी जो कैट होती है वो सीधा रिटर पर हमला करके उसको जख्मी कर देती है और इस हमले के कारण रिटर की आंखें पूरी तरह से खराब हो जाती हैं। इसलिए एडन रिटर को फाइनली गोली मार देता है, जिसके बाद ये दोनों भी बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग असल में एक ऑयल टैंकर शिप पर हैं। यहाँ दोनों अब शिप के सैटेलाइट डोम से एल्फ्रेड को फाइल फाइनली ट्रांसफर करने लगते हैं, पर तभी वहां पर डॉक्टर मार्गरेट आ जाती है, जो हिप्नोटाइज करने वाली मशीन से वापस एली को हिप्नोटाइज करती है, जिस वजह से एली एडन को मारने लगती है। लेकिन यहाँ पर एंट्री होती है कियारा की। जो स्टार्टिंग में हमको कियारा दिखी थी वो एक्चुअली में असली ही कियारा थी, जो कि एक थर्ड एजेंट होती है। उसे भी ठीक उसी तरह गोली लगी थी जैसे एडन को एली ने शूट किया था। खैर कियारा डॉक्टर मार्गरेट को मार देती है, जिससे अब म्यूजिकल डॉल बंद हो जाती है और एली वापस होश में आ जाती है। ये लोग फाइनली उस फाइल को एल्फ्रेड को सेंड कर देते हैं। अब कियारा को देखकर ये दोनों काफी हैरान होते हैं, जिस पर कियारा उनको बताती है कि असल में गोली मेरे दिल के पास में छू कर गई थी और इसीलिए मैं बच गई थी, और यही आइडिया मैंने एली को भेजा था। यानी ये वही फैन थी जिसने एली को मेल किया था। वहीं एल्फ्रेड को फाइल ट्रांसफर हो चुकी होती है और अब ये तीनों भी एक बोट के जरिए उस शिप से दूर चले जाते हैं और फाइनली बच जाते हैं, जिसके बाद उस ऑयल शिप पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि रेशल अपनी नॉवल इसी एंडिंग के साथ खत्म कर देती है, जहां एक कॉन्फ्रेंस में हम एक आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल एजेंट आर्गाइल की तरह दिखता है, जिसको देखकर एली भी बहुत ही हैरान होती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। बाकी फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। मगर तब तक के लिए धन्यवाद।